अब तुम मुझसे वो करवाओगे जो मैंने सारी जिंदगी नहीं किया। आंखें नीचे कर। शरीफ बलोच नाम है इनका। बैड कैरेक्टर की वजह से। बादशाह आप ही बताएं इंस्पेक्टर साहब को कि मेरा कैरेक्टर कैसा है। हाँ ठीक है। वो समझ लेते हैं मैं गलत हूं, लेकिन आप उन्हें सही बता दो। लगता है इंस्पेक्टर को अपनी वर्दी प्यारी नहीं है। कुछ तो खुदा का खौफ करें आप लोग। हाँ बताओ इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको अपनी वर्दी प्यारी नहीं है? क्या बकवास है? सॉरी सर, मुझे माफ कर दें, गलती हो गई। गलती क्या हो, प्लीज सर माफ कर दें, गलती हो गई। जी मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। माफ नहीं किया इसलिए मुंह से जहर उगल रहे हो। मामला जलन, हसद और लालच का। आप बहुत अच्छे हैं, मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा। सीधी तरह से बता दे कि ये सब मामला क्या है। बैड कैरेक्टर की वजह से। वो बहुत अमीर है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। देखे जरा कैसे झूठ बोल रही है। अगर वो दिन तो मर मिट जाता तो क्या तुम उसे अपना? बड़े बड़ों को सीधा किया मैंने। इन सबको गिरफ्तार कीजिए और तुम्हें छोड़ दूं तो। ये सब बातें अब दफन हो चुकी है, और अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें स्कूल खोल देता हूँ। मैं तुम्हारी बहन हूँ, इसलिए तुम्हें बददुआ नहीं दे सकती। माजी से जिंदगी में वापस लौटा। देखो, समझो। लेकिन हकीकत यह किस्सा बहुत पुराना हो चुका। बेटा हुआ था या बेटी। कि खुदा करे एक दिन तुम्हारा जमीर जाग जाए। तुम अपना स्कूल चलाना, तुम्हारे पास रब का दिया सब कुछ है। इस जिद का कोई फायदा नहीं है। गलतियां हिम्मत नहीं हुई कि चांद आपके मुंह पर बैठकर उसे बतवाएं दे। तुम जो मिले हो रातें, तुम्हारे बिना लब तम नहीं हुआ तुम। हालत ये सलाखों में कैद होते लोगों को देखा है तुमने। अच्छा होने से क्या होता है? अच्छा लगना सब कुछ है। वो बादशाह है और मैं सिर्फ और सिर्फ गुलाम। आप बहुत अच्छे हैं, मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा। क्या ये मोहब्बत है या? ये डॉक्टर है, दिमाग जीत कर यहाँ तक लाया तुझे। सुंदरी मेरे ख्यालों में क्यों आ रही है? लम्हों में कैद लोगों के बारे में तुम क्या जानो? कितनी बड़ी गलती कर दी है। आप मेरे इतने काम आए, मैं आपको थैंक यू बोल दूंगी। एक प्याली चाय की भी नहीं पूछी। तो क्या तन्हाई के डर से मैं अपना हक छोड़ दूं? आप देख तो रहे हैं मेरा सब कुछ लुट गया। तुम अपने मामलात को बेहतर समझती हो। वाह, क्या मशवरा दे रहे हैं आप। मुसीबत ज्यादा लोगों के काम आने से ना बड़ा सवाब मिलता है। मैं तो बस चंद लम्हों का मेहमान हूँ। मेरा ये मशवरा है कि मोहल्लेदारों के साथ बिगाड़ना मत। आप अभी चले जाएंगे? 3 डब्बे वाले के पास हरगिज़ नहीं जाऊंगा। मर्जी है तुम्हारी, मैं तो बस चंद लम्हों का मेहमान हूँ। अगर आपके बाबा का सामान 3 डब्बे वाले के पास होता तब तो जरूर जाते ना। मुसीबत ज्यादा लोगों के काम आने से ना बड़ा सवाब मिलता है। तेरी हंसी में छुपी है मेरी दुनिया सारी, तेरा साथ हो तो लगे हर राह प्यारी। दिल की खालिश तेरी याद में रोती है। से वापस घर लूटा तो इसके दिमाग में वही एक सवाल गर्दिश कर रहा था कि खावर इसके बेडरूम तक कैसे पहुंचा। दूसरी तरफ फारिया अभी तक हार मानने को तैयार नहीं थी। वो अपनी नाकामी पर पेच और ताब खा रही थी और अपने कमरे में तिलमिला रही थी।
इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसका इतना बड़ा प्लान इतनी आसानी से चौपट हो गया। शाम के वक्त आयरा हिम्मत करके दोबारा काम्यार के पास गई। वो जज्बाती हो रही थी क्योंकि इसे लग रहा था कि काम्यार अब भी इसे पूरी तरह मुआफ नहीं कर पा रहा। इसने रोते हुए कहा, काम्यार, मैं अपनी जिंदगी को वापस वही रंग देना चाहती हूँ जो पहले था। मैं तस्लीम करती हूँ कि मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हारा दिल दिखाया, लेकिन आखिर तुम कब तक मुझे इसकी सजा देते रहोगे? तुम्हारे इस सर्द रवैये की वजह से ही खावर की हिम्मत बढ़ी। इसने आज मेरे मुंह पर कहा कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। पूरी दुनिया मुझसे सवाल कर रही है, लोग मेरी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, और ये सब सिर्फ तुम्हारे इस रवैये की वजह से हो रहा है। काम्यार ने आयरा की बात सुनकर इसे एक गहरी नज़र से देखा। इसके लहजे में इस बार गुस्सा नहीं बल्कि एक तफ्तीशी रंग था। इसने पूछा, हाँ खावर, मुझे जरा ये बताओ कि वो खावर तुम्हारे कमरे में पहुंचा कैसे? क्या ये घर कोई सराय है कि कोई भी अजनबी बगैर इजाजत अंदर आ जाए? वो तुम्हारे लिए अजनबी नहीं होगा, लेकिन इस घर के लिए तो वो एक गैर शख्स था। आयरा ने हैरत से कहा, काम्यार, मुझे खुद नहीं मालूम। मैं तो हैरान हूं कि गार्ड्स ने इसे रोका क्यों नहीं। काम्यार ने फौरन अपने मोबाइल से इंटरकॉम उठाया और सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने सामने तलब कर लिया। जब गार्ड्स हाँफते कांपते कमरे में दाखिल हुए तो काम्यार की आवाज गरजी, तुम लोगों को यहाँ तनख्वाह किस बात की मिलती है? एक अजनबी शख्स मेरे घर में घुसकर मेरे बेडरूम तक पहुंच गया और तुम लोगों को खबर तक नहीं हुई। क्या तुम सब मिले हुए हो इसके साथ? गार्ड्स डर के मारे कांपने लगे। एक गार्ड ने हाथ जोड़कर कहा, साहिब, खुदा की किस्म हमारी कोई गलती नहीं है। हमें फारिया मैम का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि आपका कोई खास दोस्त आने वाला है, इसे रोकना मत बल्कि सीधा ऊपर भेज देना। हमने सोचा शायद आपका कोई कारोबारी दोस्त होगा, इसीलिए हमने उन्हें अंदर आने की इजाजत दी। हमें क्या मालूम था कि वो कोई गलत आदमी है। जैसे ही गार्ड के मुंह से फारिया मैम का नाम निकला, पूरे कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। काम्यार की आंखें हैरत और फिर शदीद गुस्से से फैल गईं। आयरा के चेहरे पर भी एक अजीब सी चमक आई, जैसे इसे अपनी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत मिल गया हो। आयरा ने काम्यार की तरफ देखकर भराई हुई आवाज में कहा, देखा काम्यार, तुम्हारी वो खास दोस्त जिस पर तुम मुझसे ज्यादा भरोसा करते थे, वो आज भी हमारे रिश्ते को तोड़ने के लिए चाले चल रही है। तुमने इसे मुआफ कर दिया, इसे अपने सर पर बिठाया, लेकिन इसने बदले में तुम्हारी इज्जत पर हमला किया। तुम मुझे इस गलती की सजा दे रहे हो जो मैंने कभी की ही नहीं, लेकिन जो तुम्हारी पीठ में छर्रा घोंप रही है, इसके बारे में तुम खामोश हो। काम्यार के चेहरे पर पछतावे और गुस्से के मिले जले तासुरात थे। इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि इसने एक सांप को दूध पिलाया था। इसने फौरन अपना फोन निकाला और फारिया का नंबर डायल किया। जैसे ही फारिया ने फोन उठाया, काम्यार ने इसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। फारिया, बस बहुत हो गया, तुम्हारी औकात अब मेरे सामने आ चुकी है। तुमने सोचा था कि तुम खावर को मेरे बेडरूम में भेजकर आयरा को बदनाम कर दोगी। सुन लो, आयरा मेरी बीवी है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जितनी चाहो दरारें डालने की कोशिश कर लो, मैं उन सारी दीवारों को गिरा दूंगा और साथ मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। आज के बाद इस घर के आसपास भी नजर मत आना। फोन पिटखनने के बाद काम्यार की नजरें आयरा से मिले तो इसमें नदामत थी। इसने धीमी आवाज में कहा, आयरा, मुझे मुआफ कर दो। मुझे उन लोगों को पहचानने में देर हो गई। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो गलत था। आयरा की खुशी का कोई ठिकाना ना था। इसने वहीं काम्यार का हाथ थाम लिया। ये इस तल्ख कहानी का वो मोड़ था जहां नफरत मोहब्बत में बदल रही थी। काम्यार ने न सिर्फ आयरा से मुआफी मांगी बल्कि इसे ये यकीन भी दिलाया कि अब उनके दरमियान कोई तीसरा नहीं आएगा। काम्यार ने जब फोन जोर से मेज पर पटखा तो इसकी गूंज पूरे कमरे में सुनाई दी। फारिया को दी गई धमकी महज अल्फाज नहीं थे, बल्कि ये काम्यार के दिल में लगी इस आग का इजहार था जो इसे अपनी गलत फहमियों पर जलाए जा रही थी। वो काफी देर तक खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे में घूरता रहा। आयरा खामोशी से पीछे खड़ी इसे देख रही थी। इसने देखा कि काम्यार के चौड़े शाने आज बोझल महसूस हो रहे थे, जैसे इसके सर से अना और जिद का कोई बहुत बड़ा पहाड़ हिट गया हो। आयरा आहिस्ता से कदम बढ़ाती हुई इसके करीब पहुंची और हिचकिचाते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा। काम्यार ने पलटकर इसे देखा। इसकी आंखें जो हमेशा गुस्से से सुर्ख रहती थीं, आज उनमें नमी थी। काम्यार ने रुंधी हुई आवाज में कहा, आयरा, मैं कितना अंधा हो गया था। मैंने इस औरत की बातों पर यकीन किया जो हमारे घर को राख करना चाहती थी, और इस इंसान को दुख पहुंचाया जो मेरी हर तलखी को मुस्कुरा कर सहता रहा। तुमने ठीक कहा था, मैं तुम्हें इस बात की सजा दे रहा था जो तुमने कभी की ही नहीं थी। मैंने तुम्हारी इज्जत को सरनाम नीलाम किया। मैंने खावर जैसे घटिया इंसान को ये मौका दिया कि वो तुम्हारे कमरे तक आने की हिम्मत करे। क्या तुम मुझे कभी मुआफ कर पाओगी? आयरा की आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। इसने काम्यार का हाथ पकड़कर अपने चेहरे से लगाया और बोली, काम्यार, मोहब्बत में मुआफी नहीं होती, बस मिट्टी डाल दी जाती है। मुझे दुख इस बात का नहीं था कि तुम मुझ पर गुस्सा करते हो,
दुख इस बात का था कि तुमने मुझे गैर समझ लिया था, लेकिन आज जब तुमने मेरे किरदार पर उंगली उठाने वाले का गिरबान पकड़ा तो मेरा सारा मान लूट आया। मुझे अब किसी और वजाहत की जरूरत नहीं है। काम्यार ने इसे अपने करीब किया और कि सीधी ठान बता दो मेरी बेटी कहाँ है। मुझे नहीं पता। झूठ बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। तुम दफा हो जाओ मेरे घर से। क्या बात है? निकलो यहाँ से अभी। इसके माथे पर बोसा देते हुए अहद किया कि अब उनके दरमियान कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। फारिया, जो अपनी तौहीन पर तिलमिला रही थी, वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। इसने रात के इसी पहर खावर को फोन किया जो अपने जख्म सहला रहा था। खावर, तुम बुजदिलों की तरह बाग क्यों आए? फारिया चलाई। काम्यार ने मुझे बर्बाद करने की धमकी दी है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। खावर ने डरते हुए जवाब दिया, फारिया, वो पागल हो गया है। इसने जिस तरह मुझे मारा, मुझे लगता है वो सच जान चुका है। अब वहां जाना खुदकुशी के बराबर है। फारिया के दिमाग में शैतानियत रक्स कर रही थी। इसने सोचा कि अगर वो काम्यार को नहीं पा सकी तो वो इसे जीने के काबिल भी नहीं छोड़ेगी। वो अपने आखिरी मोहरे के तौर पर कुछ ऐसे सबूत तैयार करने लगी जिनसे ये जाहिर हो सके कि काम्यार खुद किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस है, ताकि इसे पुलिस के जरिए रस्ते से हटा सके। अगली सुबह काम्यार जब नाश्ते की मेज पर आया तो वो बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। इसने अपनी माँ के हाथ चूमे और आयरा की तरफ देखकर मुस्कुराया। घर में बरसों बाद खुशी की लहर आई थी। काम्यार की माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनका बेटा रान रास्त पर आ गया है। काम्यार ने मेज पर ऐलान किया, आज हम सब बाहर खाना खाएंगे। मैं चाहता हूं कि हम उन तमाम तलखियों को पीछे छोड़ दें जो हमारे दरमियान दीवार बन गई थीं। इसी दौरान घर की बैल बजी। बाहर पुलिस खड़ी थी और उनके साथ फारिया भी मौजूद थी, जिसके चेहरे पर एक मक्काराना फातिहाना मुस्कुराहट थी। इसने पुलिस से कहा, यही वो शख्स है जिसने न सिर्फ मुझे हरासा किया बल्कि मेरे दोस्त खावर पर कातिलाना हमला भी किया। काम्यार सुकून से आगे बढ़ा। इसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। इसने पुलिस इंस्पेक्टर को देखा और फिर फारिया की तरफ मुड़कर कहा, फारिया, तुमने अपना आखिरी कार्ड भी खेल लिया। इंस्पेक्टर साहिब, इससे पहले कि आप मुझे गिरफ्तार करे, जरा ये सीसीटीवी फुटेज और वो रिकॉर्डिंग्स देख ले जो मेरे गार्ड्स ने कल रात फराहम की है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह इस औरत ने एक अजनबी को मेरे घर में दाखिल कराया और किस तरह ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। काम्यार ने वो तमाम सबूत पुलिस के हवाले कर दिए जो इसने रातों रात इकट्ठे कर लिए थे। फारिया का रंग फक पड़ गया। पुलिस ने इसे और खावर को, जो बाहर गाड़ी में छुपा था, हिरासत में ले लिया। जाते जाते फारिया ने मुड़कर देखा, जहां काम्यार और आयरा एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे, नाकाबिले शिकस्त और एक दूसरे के लिए मुकम्मल। पुलिस फारिया और खावर को हथकड़ियां लगा कर ले जा चुकी थी और घर के बाहर मजमा छूट चुका था। लेकिन घर के अंदर खामोशी अब बोझल नहीं बल्कि पुरसुकून थी। काम्यार ने एक गहरी सांस ली, जैसे इसके सीने से बरसों का बोझ उतर गया हो। इसने पलटकर आयरा की तरफ देखा, जो अभी तक हैरत और सुकून की मिली जली कैफियत में खड़ी थी। काम्यार आहिस्ता से इसके करीब आया और इसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। इसकी आवाज में अब वो करख्तगी नहीं थी जिसने आयरा का दिल कई बार जख्मी किया था। काम्यार ने इंतहाई संजीदगी से कहा, आयरा, आज जब मैंने तुम्हें इस मुश्किल में देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं खुद को बदलने का दावा करता था, लेकिन मैं दरअसल अपनी ही अना का कैदी बन चुका था। मैंने सोचा था कि तुम्हें दुख देकर मैं अपनी जिंदगी के जख्म भर लूंगा, लेकिन सच तो यह है कि जितनी तकलीफ तुम्हें होती थी, इससे कहीं ज्यादा मेरा अपना दिल छलनी होता था। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है आयरा। क्या तुम इस शख्स को एक आखिरी मौका दे सकती हो जो अब सिर्फ तुम्हारा बनकर रहना चाहता है? आयरा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। इसने अपना सर काम्यार के सीने पर रख दिया और हिचकियां लेते हुए बोली, काम्यार, मैंने कभी तुमसे बदला लेने का नहीं सोचा था। मैं तो बस तुम्हारे इस रूप का इंतजार कर रही थी जो मुझसे मोहब्बत करता था। मुझे वो सब भूल गया जो कल हुआ। मुझे बस वो याद है कि आज तुमने मेरा हाथ थाम कर दुनिया को दुखा दिया कि मैं तुम्हारी इज्जत हूँ। काम्यार की माँ, जो ये सारा मंजर दूर खड़ी देख रही थीं, उनकी आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों के सरों पर हाथ रखा और दुआ दी, आबाद रहूं मेरे बच्चों। इस घर को किसी की नजर लग गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज सब अंधेरे छूट गए। काम्यार ने इसी वक्त फैसला किया कि वो आयरा को कुछ दिन के लिए शहर से दूर ले जाएगा, ताकि वो उन तमाम कड़वी यादों को भुला सके
اور اپنی زندگی کی ایک نئی کتاب شروع کر سکے۔ اگلے چند دن خوشیوں بھرے تھے۔ کامیار اب صرف ایک کامیاب بزنس مین نہیں تھا بلکہ ایک آئیڈیل شوہر بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اب آفس سے جلد گھر لوٹتا، آئرہ کے لیے پھول لاتا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کی رائے لیتا۔ وہ کامیار جو کبھی کسی کی بات نہیں سنتا تھا اب آئرہ کی ہر بات پر مسکراتا تھا۔ ادھر جیل میں فاریہ اور خاور اپنی مکارانہ فطرت کی قیمت چکا رہے تھے۔ فاریہ کو اپنی خوبصورتی اور اپنے دماغ پر بڑا ناز تھا، لیکن آج وہ سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر اپنی ہی بربادی کا ماتم کر رہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ سازشیں چاہے کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، سچ کی ایک کرن انہیں راکھ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ کہانی کے آخری منظر میں کامیار اور آئرہ سمندر کے کنارے کھڑے غروب آفتاب کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا کے جون کے ان کے چہروں کو چھو رہے ہیں۔ کامیار آئرہ کی طرف مڑتا ہے اور اس کا ہاتھ تھام کر کہتا ہے، آئرہ، میری زندگی صرف تم سے شروع ہوتی ہے اور تم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ میں نے بہت دیر کر دی یہ سمجھنے میں، لیکن اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ میری زندگی ہے تو۔ آئرہ مسکراتی ہے اور کامیار کے کندھے پر سر رکھ دیتی ہے۔ سمندر کی لہریں ان کے پیروں کو چھو رہی ہیں اور آسمان کی سرخی اس بات کی گواہ ہے کہ اب ان کی زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں آئے گا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ کامیار اور آئرہ کی زندگی اب اس پرسکون جھیل کی طرح تھی جس میں تلخیوں کی کوئی لہر باقی نہ تھی۔ لیکن کہانی میں ایک خوبصورت موڑ تب آیا جب کامیار نے محسوس کیا کہ صرف معافی مانگ لینا کافی نہیں، بلکہ اسے آئرہ کے ان تمام خوابوں کو پورا کرنا ہے جو اس کی نفرت کی نظر ہو گئے تھے۔ ایک شام جب گھر کی فضا مگرا کی خوشبو سے مہک رہی تھی، کامیار نے آئرہ کو ڈرائنگ روم میں بلایا۔ میز پر ایک خوبصورت مخملی ڈبہ رکھا تھا۔ آئرہ نے حیرت سے کامیار کی طرف دیکھا اور پوچھا، کامیار، یہ سب کیا ہے؟ آج کوئی خاص بات ہے کیا؟ کامیار نے مسکرا کر ڈبہ کھولا جس کے اندر ایک قیمتی قلم اور ایک یونیورسٹی کے تیری یاد میں کھوئی ہوں میں دل کی گہرائیوں، تیری باہوں میں پناہ لوں یہ پل ہے پیاری۔ یار گاڑی میں گانا لگا دو۔ ہاں ٹھیک ہے، اب سنو۔ تم جو ملے ہو راتیں، دل کی آواز ہے، گانے کی خواہش ہے، تیری یاد میں کھوئی رات گیت بن گئی۔ دل کی خالش تیری یاد میں روتی ہے۔ آئرہ، جب ہماری شادی ہوئی تھی تم اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی۔ تم ڈاکٹر بن کر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی تھی، لیکن میری ضد اور غصے نے تمہارے ہاتھ سے کتابیں چھین کر تمہاری آنکھوں میں آنسو دے دیے۔ میں وہ وقت تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن میں تمہارے وہ ادھورے خواب ضرور پورے کر سکتا ہوں۔ کل سے تمہاری کلاسز شروع ہیں اور اس بار تمہارا یہ شوہر تمہاری راہ کی رکاوٹ نہیں بلکہ تمہارا سب سے بڑا سہارا بنے گا۔ آئرہ کی آنکھوں میں خوشی کے دیے جل اٹھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی کامیار ہے جو کبھی اسے گھر کی چار دیواری میں قید رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ فارم اٹھایا اور کامیار کی طرف دیکھ کر کہا، کامیار، تم نے مجھے وہ عزت اور پہچان واپس دے دی جو میں کھو چکی تھی۔ اب مجھے اپنی زندگی مکمل لگ رہی ہے۔ اسی دوران کامیار کی ماں کمرے میں داخل ہوئی اور دونوں کو خوش دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے کہا، آج میری دعا قبول ہو گئی۔ میں نے ہمیشہ یہی چاہا تھا کہ میرا بیٹا اپنی زندگی کی اصل خوشی کو پہچان لے۔ آئرہ، تم اس گھر کی برکت ہو، اور کامیار، تم نے آج ثابت کر دیا کہ ایک مرد کی اصل طاقت اس کے غصے میں نہیں بلکہ اس کے ظرف میں ہوتی ہے۔ دوسری طرف فاریہ کی کہانی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کے اپنے خاندان نے بھی اس سے ناتا توڑ لیا ہے۔ جیل کی کوٹری میں تنہا بیٹھی وہ اکثر سوچتی کہ اگر اس نے دوسروں کا گھر برباد کرنے کے بجائے اپنی زندگی پر توجہ دی ہوتی تو آج وہ بھی کہیں خوش ہوتی۔ مکافات عمل نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ کہانی کا آخری منظر اب سے چند سال بعد کا ہے۔ ایک بڑے ہسپتال کے باہر ڈاکٹر آئرہ کامیار کی تختی لگی ہوئی ہے۔ آئرہ اپنی سفید لیب کوٹ پہنے باہر نکلتی ہے جہاں کامیار اپنی گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کی آنکھیں بالکل آئرہ جیسی ہیں۔ کامیار بچی کو آئرہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، دیکھو بیٹا، اب کی مما نے آج اپنا وہ وعدہ پورا کر لیا جو انہوں نے خود سے کیا تھا۔ آئرہ مسکرا کر بچی کو گود میں لیتی ہے اور کامیار کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی ہے، یہ سب تمہارے اعتبار کی وجہ سے ممکن ہوا کامیار۔ اگر تم میرا ہاتھ نہ تھامتے تو میں آج بھی کہیں اندھیروں میں بھٹک رہی ہوتی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ غروب آفتاب کی نارنجی روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ ہر تاریک رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے۔
अब उनके दरमियान कोई शक नहीं, कोई साजिश नहीं, सिर्फ एक लाजवाल मोहब्बत है जो वक्त के साथ साथ मजीद गहरी होती जाएगी। काम्यार बेडरूम की बालकोनी में अकेला खड़ा सिगरेट पी रहा है, लेकिन इसकी नजरें धोए पर नहीं बल्कि माजी की तलखियों पर जिमी है। कमरे के अंदर आयरा सो रही है, लेकिन इसके चेहरे पर अब भी वो थकन और खौफ के आसार हैं जो पिछले चंद सालों की अजियत का नतीजा है। काम्यार खुद से कलाम करता है, मैंने इसे कितना दुख दिया, मैंने इसकी मुस्कुराहट छीन ली, इसका एतमाद तोड़ दिया। मैं इसे खावर जैसे इंसान के सामने अकेला छोड़ देता था, सिर्फ अपनी अना की खातिर। वो मुड़कर सोती हुई आयरा को देखता है और इसके दिल में एक टीस उठती है। वो आहिस्ता से इसके पास जाकर बैठता है और इसके माथे पर बिखरे बालों को नरमी से हटाता है। इसके छूने से आयरा नींद में हड़बड़ा कर उठती है और खौफ से पीछे हिट जाती है। आयरा की ये रद्दनमल काम्यार के कलेजे को चीर देता है। काम्यार धीमी और भराई हुई आवाज में, आयरा डरो मत, मैं हूँ तुम्हारा शौहर, मैं तुम्हें अब कभी नहीं डराएगा। आयरा आंखों में आंसू लेकर, काम्यार मुझे अब भी डर लगता है कि कहीं ये सब एक ख्वाब ना हो, कहीं सुबह उठकर तुम फिर से वही पुराने गुस्से वाले काम्यार ना बन जाओ जो मुझ पर शक करता था। मंजर 2, फारिया की जिल्लत और आखिरी दहाई। अगले दिन जेल की मुलाकाती गैलरी में फारिया शीशे के पीछे बैठी काम्यार का इंतजार कर रही है। इसे लगता है कि काम्यार इसे बचाने आएगा। जब काम्यार वहां पहुंचता है तो इसके चेहरे पर हमदर्दी का एक भी कतरा नहीं होता। फारिया रोते हुए, काम्यार मुझे यहां से निकालो, मैं मर जाऊंगी यहाँ। वो खावर, इसने मुझे बहकाया था, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती थी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। काम्यार सर्द लहजे में, प्यार? फारिया तुमने प्यार नहीं किया, तुमने तिजारत की थी, तुमने एक हंसते बसते घर को आग लगाने की कोशिश की, तुमने मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने के लिए खावर का इस्तेमाल किया। याद रखो, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद इसमें गिरता है। तुमने सोचा था कि तुम आयरा को मेरी नजरों में गिरा दोगी, तुमने इसे गिराया नहीं बल्कि इसे मेरे और करीब कर दिया। अब अपनी जिंदगी के बाकी दिन इसी काल कोठरी में गुजारो और अपने गुनाहों का हिसाब दो। काम्यार वहां से मुड़कर चल देता है। पीछे फारिया चीखती चलाती रह जाती है, लेकिन इसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मंजर 3, घर का सहन और माँ की ममता। काम्यार घर पहुंचता है तो देखता है कि इसकी माँ और आयरा मिलकर पौधों को पानी दे रही है। ये वो मंजर है जो इसने बरसों से नहीं देखा था। काम्यार की माँ, काम्यार बेटा देखो, आज आयरा ने उन सूखे हुए पौधों को भी नई जिंदगी दे दी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे इसने इस घर को संभाला है। काम्यार आयरा की आंखों में झांकते हुए, जी उम्मी, आयरा के पास वो हुनर है कि ये पत्थरों में भी जान डाल सकती है। मैं तो बस एक भटका हुआ इंसान था जिसे इसने रास्ता दिखाया। आयरा मुस्कुराती है, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे अब भी वो उदासी है जो काम्यार मिटाना चाहता है। वो इसे कहता है कि वो तैयार हो जाए, आज वो इसे इस जगह लेकर जाएगा जहां उनकी जिंदगी की पहली मुलाकात हुई थी। मंजर 4, पुरानी जगह, नई यादें। वो दोनों इसी पार्क में बैठे हैं जहां बरसों पहले उन्होंने एक दूसरे के साथ जीने मरने के वादे किए थे। आयरा, काम्यार तुम्हें याद है, यहाँ तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दोगे। काम्यार नदामत से, अब तुम इतने बड़े बड़े हो गए हो कि हमारे आगे जबान चलाओगे। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो जिंदा है। क्या मतलब? मुझे पता था वो जिंदा है, लेकिन कैसे? लगता है इंस्पेक्टर को अपनी वर्दी प्यारी नहीं है। तुम्हारे बिना लब तुम नहीं हो, तुम हालत ये। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, क्या? मुझे अपनी बेटी दाय दें। ये तुम क्या कह रहे हो? याद है आयरा, और मुझे ये भी याद है कि मैंने अपने हाथों से वो सारे वादे तोड़े थे। मैंने तुम्हें इतने आंसू दिए कि तुम्हारी आंखों की चमक ही खत्म हो गई, लेकिन आज मैं इस कायनात को गवाह बनाकर तुमसे दोबारा वादा करता हूं, अब अगर तुम्हारी आंख से एक आंसू भी गिरा तो इसकी सजा मैं खुद को दूंगा। वो आयरा का हाथ थाम कर इसे एक अंगूठी पहनाता है। ये वो अंगूठी है जो इसने गुस्से में फेंक दी थी। काम्यार, ये सिर्फ अंगूठी नहीं है, ये मेरे एतबार की अलामत है। अब दुनिया की कोई फारिया, कोई खावर हमें अलग नहीं कर सकता। मंजर 5, मुकाफात अमल का इख्तिताम। कहानी के आखिरी हिस्से में दिखाया जाता है कि खावर जो जमानत पर बाहर आता है अब दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसका कारोबार तबाह हो चुका है और कोई इसे नौकरी देने को तैयार नहीं। वो सड़क किनारे बैठा काम्यार की बड़ी सी गाड़ी को गुजरते देखता है जिसमें काम्यार और आयरा खुश और खुर्रम बैठे हैं।
خاور کو احساس ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کرنے والے کی اپنی زندگی کبھی آباد نہیں ہو سکتی۔ کامیار اور آئرہ اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں جہاں خوشیاں ان کا استقبال کر رہی ہے۔ اب نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی مکر اور نہ ہی کوئی دشمن، صرف محبت کی ایک لمبی داستان ہے جو اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انایا کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کامیار اور آئرہ کی زندگی میں ایک نیا موڑ تب آیا جب کامیار کے بزنس پارٹنر کے بیٹے کا رشتہ انایا کے لیے آیا۔ یہ وہی وقت تھا جب کامیار کو اپنے ماضی کا وہ دور یاد آنے لگا جب اس نے آئرہ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اسے شک کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ اسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں قدرت اس کے ساتھ وہی انصاف نہ کرے جو اس نے آئرہ کے ساتھ کیا تھا۔ وہ راہ بھر سو نہیں سکا اور کمرے میں ٹہلتا رہا۔ آئرہ نے اسے پریشان دیکھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تو کامیار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ آئرہ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر انایا کے نصیب میں بھی میرے جیسا کوئی شخص آ گیا تو وہ کیسے سہے گی۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ میرا سب سے بڑا پچھتاوا ہے۔ آئرہ نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ کامیار، انسان اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے اور تم نے پچھلے کئی سالوں میں ثابت کیا ہے کہ تم ایک بہترین انسان بن چکے ہو۔ اللہ کبھی کسی کی توبہ کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ تم نے مجھے جو عزت دی ہے وہی عزت اب ہماری بیٹی کا مقدر بنے گی۔ کامیار نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میں وہی سادگی اور سچائی رکھے گا جو ایک مضبوط رشتے کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس نے انایا کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے وہ تمام سبق سکھائے جو اس نے زندگی کی تلخیوں سے سیکھے تھے۔ شادی کے دن جب انایا رخصت ہو رہی تھی، کامیار نے اسے گلے لگا کر صرف ایک بات کہی کہ بیٹا، کبھی کسی کو اپنے وقار پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ دینا اور یاد رکھنا کہ تمہارا باپ ہمیشہ تمہاری ڈھال بن کر کھڑا ہے۔ آئرہ نے دور کھڑے ہو کر اپنے شوہر کو دیکھا جو آج اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ایک مکمل اور مطمئن انسان لگ رہا تھا۔ فاریہ اور خاور کا نام و نشان مٹ چکا تھا، لیکن کامیار اور آئرہ کی وفا کی مثال پورے خاندان میں دی جانے لگی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اب کامیار اور آئرہ اپنی عمر کے اس حصے میں تھے جہاں وہ اپنی پوتے پوتیوں کے ساتھ باغ میں بیٹھے پرانی یادیں تازہ کرتے تھے۔ کامیار اکثر آئرہ کا ہاتھ تھام کر کہتا کہ اگر اس دن میں نے تم پر بھروسہ نہ کیا ہوتا اور خاور کی سازش میں آ کر تمہیں طلاق دے دی ہوتی تو آج میں اس سکون سے محروم ہوتا۔ آئرہ صرف مسکرا دیتی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ محبت میں سب سے بڑی طاقت صبر اور دعا کی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کی شام انتہائی پرسکون تھی جہاں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک دوسرے کے لیے بے پناہ احترام اور وہ محبت تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید نکھر گئی تھی۔ انایا کی شادی کے بعد گھر میں ایک بار پھر وہی خاموشی لوٹ آئی تھی جو برسوں پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن اس بار یہ خاموشی اداس نہیں بلکہ پرسکون تھی۔ کامیار اب اپنی عمر کے اس حصے میں تھا جہاں اسے دنیا کی بھاگ دوڑ سے زیادہ آئرہ کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات عزیز تھے۔ ایک روز صبح سویرے جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی، کامیار نے دیکھا کہ آئرہ ابھی تک جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس عورت کی دعاؤں نے ہی اس کے گھر کی بنیادوں کو تھامے رکھا ہے، ورنہ اس کا غصہ اور فاریہ کی مکارخ تو سب کچھ راکھ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ ناشتے کی میز پر کامیار نے اچانک آئرہ کا ہاتھ تھاما اور بہت سنجیدگی سے کہا کہ آئرہ، میں چاہتا ہوں کہ اب ہم اپنی زندگی کا بقیہ وقت کسی فلاحی کام میں گزاریں۔ میں نے بہت پیسہ کما لیا، بہت نام بنا لیا، لیکن جو سکون مجھے تمہاری خدمت کر کے ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں۔ آئرہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے ہمیشہ سے چاہا تھا کہ وہ ایک ایسا ادارہ بنائے جہاں ان عورتوں کی مدد کی جائے جن کے کردار پر معاشرہ بغیر سوچے سمجھے انگلیاں اٹھاتا ہے۔ کامیار نے اسی وقت اپنے وکیل کو فون کیا اور شہر کے مضافات میں اپنی ایک بڑی زمین اس فاؤنڈیشن کے نام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس منصوبے پر کام شروع ہوا تو کامیار خود اینٹ سے اینٹ لگتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ اب ایک بزنس ٹائکون نہیں بلکہ ایک عام مزدور کی طرح وہاں وقت گزارتا۔ اس دوران اسے پتا چلا کہ خاور کا ایک بیٹا ہے جو انتہائی قسم پرسی کی حالت میں سڑکوں پر ٹھوکریں کھا رہا ہے کیونکہ خاور کے انتقال کے بعد اس کا کوئی سہارا نہیں بچا تھا۔ جب کامیار نے یہ بات آئرہ کو بتائی تو آئرہ نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کہا کہ کامیار، گناہ باپ کا تھا، بچے کا نہیں، ہمیں اسے بھی پناہ دینی چاہیے۔ کامیار دنگ رہ گیا کہ جس شخص نے آئرہ کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آج آئرہ اسی کے خون کو پالنے کے لیے تیار تھی۔ جس دن اس فاؤنڈیشن کا افتتاح ہوا وہاں سینکڑوں ایسی عورتیں اور بچے موجود تھے جنہیں معاشرے نے دھتکا دیا تھا۔ کامیار نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر مائک سنبھالا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اس عورت کی وجہ سے ہوں جس نے مجھے معاف کرنا سکھایا۔ یہ ادارہ میری توبہ کا ایک حصہ ہے اور میری بیوی کے صبر کا صلہ۔ مجمع میں بیٹھی انایا اور اس کا شوہر اپنے والدین پر فخر کر رہے تھے۔ شام کے وقت جب سب مہمان چلے گئے، کامیار اور آئرہ اسی عمارت کی چھت پر کھڑے دور تک پھیلے ہوئے شہر کو دیکھ رہے تھے۔ ہوا کہ ایک ٹھنڈے ایونکے نے آئرہ کے دوپٹے کو اڑایا تو کامیار نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا کہ آئرہ، تمہیں یاد ہے خاور نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ آئرہ نے مسکرا کر کامیار کی آنکھوں میں دیکھا اور جواب دیا کہ کامیار، خوشی صرف ہنسنے کا نام نہیں ہوتی، خوشی اس احساس کا نام ہے کہ اب کا ہاتھ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جو اب کی روح تک کا محافظ ہے۔
काम्यार ने इसे अपने करीब कर लिया और दूर उफुक पर चमकते हुए सितारों को देखते हुए सोचा कि वाकई जिंदगी में अगर सच्चा साथी मिल जाए तो इंसान हर तूफान से जीत सकता है। उनकी मोहब्बत अब एक दास्तान बन चुकी थी जो नस्लों तक सुनाई जानी थी। काम्यार और आयरा की जिंदगी के इस सुनहरी दौर में एक ऐसा दिन भी आया जिसने उनके सब्र और मोहब्बत के फलसफे को आखिरी बार एक बड़े इम्तिहान में डाला। फाउंडेशन का काम मुकम्मल उरूज पर था और सैकड़ों जरूरतमंद वहां से मुस्तफीद हो रहे थे। एक दोपहर जब आयरा अस्पताल में मरीजों को देख रही थी तो इसे इत्तला मिली कि फाउंडेशन के बाहर एक औरत नीम बेहोशी की हालत में मिली है, जिसके पास न कोई शनाख्त है और न ही कोई सहारा। आयरा ने इसे फौरन तिब्बी इमदाद दी, लेकिन जब इस औरत को होश आया और इसने अपनी आंखें खोली तो आयरा के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि फारिया की छोटी बहन सारा थी, जो सालों पहले मुख छोड़ कर जा चुकी थी, लेकिन अब हालात की सितम ज़रीफी इसे वापस इसी चौखट पर ले आई थी जहां इसकी बहन ने नफरत के बीज बोए थे। सारा ने जब आयरा को पहचाना तो वो जार व क़ितार रोने लगी और इसके कदमों में गिर गई। इसने बताया कि फारिया के मरने के बाद उनके खानदान पर जवाल आ गया और जिस शख्स से इसने बाहर जाकर शादी की थी वो इसे तमाम जमा पूंजी से महरूम करके सड़क पर छोड़ गया। सारा को डर था कि आयरा इसे धुक्का देगी, क्योंकि वो इसी फारिया का खून थी जिसने इस घर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। जब काम्यार को ये पता चला तो इसका पुराना गुस्सा एक बार फिर जाग उठा। इसने गुस्से में कहा कि आयरा, सांप का बच्चा सांप ही होता है, ये लोग दोबारा हमारी जिंदगी में जहर घोलने आए हैं। लेकिन आयरा ने बड़े सुकून से काम्यार का हाथ थामा और इसे कमरे की खिड़की के पास ले गई। आयरा ने बाहर खेलते हुए उन यतीम बच्चों की तरफ इशारा किया जिन्हें उन्होंने पनाह दी थी और कहा कि काम्यार, अगर हमने आज सारा को मुआफ न किया तो हमारे इस पूरे मिशन का कोई मकसद नहीं रहेगा। हमने फारिया को इसके अंजाम तक पहुंचते देखा है, अब हमें इसकी बहन को जिंदगी की नई राह दिखानी चाहिए। काम्यार की अना एक बार फिर आयरा के ज़र्फ के सामने खेर हो गई। इसने न सिर्फ सारा को मुआफ किया बल्कि इसे फाउंडेशन में एक जिम्मेदार ओहदा भी दिया ताकि वो अपनी जिंदगी इज्जत से गुजार सके। इस फैसले ने पूरे शहर में काम्यार और आयरा के किरदार की धाक बिठा दी और लोगों को एहसास हुआ कि इंतकाम से कहीं ज्यादा ताकत दरगुजर में होती है। साल गुजरते गए और अब काम्यार और आयरा की शादी की 50वें सालगिरह का मौका था। अनाया ने एक बहुत बड़ी तकरीब का एहतमाम किया था जहां खानदान के तमाम अफराद और फाउंडेशन के लोग जमा थे। तकरीब के दौरान जब काम्यार को स्टेज पर बुलाया गया तो इसने माइक पकड़कर सबसे पहले आयरा की तरफ देखा, जिसके बालों की सफेदी और चेहरे की झुर्रियां काम्यार की नज़र में आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज थीं। काम्यार ने कहा कि लोग कहते हैं कि औरत घर बनाती है, लेकिन मैं कहता हूं कि आयरा जैसी औरत इंसान का नसीब बनाती है। मैंने जिंदगी के आधे साल इस पर शक करने और इसे दुख देने में गुजारे, लेकिन इसने बदले में मुझे सिर्फ दुआ और मोहब्बत दी। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो इसी की खामोश कुर्बानियों का नतीजा है। तकरीब के इख्तिताम पर जब सब लोग चले गए, काम्यार और आयरा अपने घर के पुराने झूले पर बैठे थे जहां कभी वो एक दूसरे से लड़ा करते थे। रात की खामोशी में काम्यार ने अपना सर आयरा के कंधे पर टका दिया और धीमी आवाज में पूछा कि आयरा, क्या तुमने वाकई मुझे दिल से मुआफ कर दिया था? आयरा ने मुस्कुरा कर इसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और कहा कि जिस दिन अपने खावर के सामने मेरा हाथ थामा था, इसी दिन मेरे दिल से तमाम गिले शिकवे मिट गए थे। इंसान से गलती होना फितरत है, लेकिन इस गलती को तस्लीम करके बदल जाना इबादत है। उन दोनों की आंखें नम थीं लेकिन दिल सुकून से भरे हुए थे। चांद की चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी और वो दोनों इस बात पर मुतमईन थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी की जंग नफरत से नहीं बल्कि बेपनाह मोहब्बत से जीती है। ये उनकी कहानी का वो खूबसूरत मोड़ था जहां अब वक्त थम सा गया था और सिर्फ वफा की खुशबू बाकी रह गई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ काम्यार की सेहत अब पहले जैसी ना रही थी। एक रात जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, काम्यार को सीने में अचानक शदीद तकलीफ महसूस हुई। आयरा, जो हमेशा की तरह इसके पास ही थी, फौरन जाग गई और इसने बेकरारी से डॉक्टरों को बुलाया। अस्पताल के आईसीयू के बाहर अनाया, इसका शौहर और फाउंडेशन के तमाम लोग जमा थे। सबकी आंखों में आंसू और लबों पर दुआ थी। डॉक्टरों ने बताया कि काम्यार की हालत तशवीशनाक है और अगले चंद घंटे बहुत अहम है। आयरा ने सबको तसल्ली दी, लेकिन इसका अपना दिल जैसे डूब रहा था। वो चुपके से अस्पताल की छोटी सी मस्जिद में चली गई और सजदे में गिर गई। कई घंटों की तगोदो के बाद जब काम्यार को होश आया तो इसने सबसे पहले आयरा को पुकारा। डॉक्टरों ने आयरा को अंदर जाने की इजाजत दे दी। जैसे ही आयरा इसके करीब पहुंची, काम्यार ने कमजोर हाथ से इसका हाथ थामा और एक मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि आयरा, लगता है अब मेरा वक्त पूरा हो गया है, लेकिन मैं खुश हूं कि मैं तुम्हारी बाहों में और तुम्हारी इज्जत बनकर जा रहा हूं। आयरा ने इसके लबों पर हाथ रख दिया और रोते हुए कहा कि काम्यार, अपने हमेशा मुझे मजबूत तनाया है, आज हिम्मत मत हारे। लेकिन काम्यार की आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे इसने अपना सफर मुकम्मल कर लिया हो।
काम्यार ने अनाया को बुलाया और इसका हाथ अपने दामाद के हाथ में देते हुए वसीयत की कि आयरा का ख्याल रखना, क्योंकि ये सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरे घर की रूह है। इसी शाम जब गुरूब आफताब की आखिरी किरणें कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थीं, काम्यार ने कलमा पढ़ा और आयरा के कंधे पर सर रखे हुए खामोशी से दा अजल को लब्बैक कह दिया। पूरा घर और फाउंडेशन सोग में डूब गए, लेकिन आयरा की आंखों में एक अज़्म था। इसने अपने शौहर को रिवायती बेवा की तरह बैन करके रुखसत नहीं किया, बल्कि एक बावकार साथी की तरह इसे आखिरी मंजिल तक पहुंचाया। काम्यार के जाने के बाद आयरा ने अपनी बकिया जिंदगी मुकम्मल तौर पर फाउंडेशन के नाम कर दी। वो अब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, बल्कि हजारों यतीमों की अम्मा बन चुकी थी। वो अक्सर शाम को काम्यार की कब्र पर जाती और वहां बैठकर इसे दिन भर की बातें सुनाती, जैसे वो अब भी इसे सुन रहा हो। इसे महसूस होता था कि काम्यार मरा नहीं है, बल्कि वो उन नेक कामों में जिंदा है जो वो दोनों ने मिलकर शुरू किए थे। अनाया का बेटा अब बड़ा हो गया था और वो बिल्कुल अपने नाना काम्यार जैसा दुखता था, वही बारोब शख्सियत और वही गहरी आंखें। कहानी का आखिरी मंजर एक पुरसुकून दोपहर का है, जब आयरा अपनी कुर्सी पर बैठी धूप सींक रही थी और हाथ में वही पुराना कलम था जो बरसों पहले काम्यार ने इसे तालीम मुकम्मल करने के लिए दिया था। इसने अपनी डायरी में आखिरी जुमला लिखा, मोहब्बत वो नहीं जो सिर्फ जवानी के जोश में की जाए, मोहब्बत वो है जो बुढ़ापे की आखिरी सांस तक एक दूसरे का वकार बनकर कायम रहे। आयरा ने इत्मीनान से आंखें मूंद ले। इसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो बताती थी कि इसने जिंदगी का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास कर लिया है। अब वो तन्हा नहीं थी, इसकी यादें, इसकी नस्ल और इसके लगाए हुए पौधे, फाउंडेशन इसकी वफा की गवाही दे रहे थे।